Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 25th December of 2020 and it's a Friday today. And very Merry Christmas to all. चलिए आज की एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, जलीकट्टू जो स्पोर्ट मनाया जाता है बुल वाला, आपने सुना होगा जलीकट्टू वाला स्पोर्ट, जैसे हमने कल बात भी की थी। तो वो कब मनाया जाता है, किस फेस्टिवल में वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो आपको बताना है किस फेस्टिवल में मनाया जाता है, फेस्टिवल का नाम बताना है, किस फेस्टिवल में जलीकट्टू स्पोर्ट मनाया जाता है, वो थर्ड डे ऑफ दैट फेस्टिवल मनाया जाता है। तो कल हमने इसके लिए बारे में बात भी की है, तो आप इसको बताएं कि कौन से फेस्टिवल में जलीकट्टू स्पोर्ट्स मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 120 क्या डिफाइन करता है। आर्टिकल 120 क्या डिफाइन करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ एनालिसिस से रिलेटेड कोई और डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इन क्वेश्चंस का जवाब क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है और कमेंट में भी क्या कहते हैं लिंक पिन है, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे एक ज्वाइन ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, आप कई नई चीज़ें भी जान सकते हैं इसके द्वारा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे। तो इसमें एक क्या कहते हैं, यहाँ पे ये तीन बटन आपको दिख रही है जो राइट कॉर्नर में, ये थ्री बटन्स, इसको क्लिक करके आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा। ये सर्च बॉक्स पे भी क्लिक करके आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्च करें, कोई भी टॉपिक सर्च करें, तो मैक्सिमम टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट रिन्यूज ऑफर फॉर डायलॉग। कि जैसे हमने देखा कि कल जो फार्मर यूनियंस थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे जितने भी ऑफर आए थे बातचीत करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने रिन्यू किया है ऑफर को, दोनों के बीच डायलॉग बनाने के लिए कि बातचीत हो। इसमें कहा गया डे आफ्टर जो फार्मर यूनियन ने रिजेक्ट किया उसके बाद फिर से एक फ्रेश इनविटेशन डायलॉग के लिए और एक क्या कहते हैं रिट्रेटेड जो एक कमिटमेंट था लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, जितने भी इश्यूज रेज किए गए हैं फार्मर यूनियंस के द्वारा उसके लिए क्या कहते हैं एक नया ऑफर लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें यह भी कहा गया है एक फ्रेश लेटर भेजा गया फार्मर यूनियंस के जो कि संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी रिप्लाई पे ये लेटर गया है। तो इसमें कहा गया है फ्रेश लेटर में कि जितने भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए गए हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड नहीं है और कोई भी इम्पैक्ट उस मैटर में नहीं आएगा। और इसमें ये भी कहा गया जो नए डिमांड्स लाए जा रहे हैं फ्रेंड वॉज नॉट जस्टिफाइड, कि जो भी फार्मर यूनियंस जितने भी डिमांड ला रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। गवर्नमेंट इसमें भी रेडी है कि डिस्कस करे, जितने भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करे यूनियन के साथ, और अगर यूनियन चाहे तो कहते हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट वर्क करेगा। लेकिन जितने भी लॉज लाए गए हैं वो क्या कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डैमेज नहीं करते, ऐसा उनका कहना था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती ओवर 6,000 ट्रैवलर्स फ्रॉम यूके ट्रेस, की लगभग 6,000 ट्रैवलर्स जो यूके से आए हैं वो ट्रेस किए गए। इसमें वही बात की गई है कि इन लाइन विद द हेल्थ मिनिस्ट्री डायरेक्टिव सर्वल स्टेट्स ने इस एफर्ट्स में लाया गया है कि टेस्ट किया जाए जितने भी लोग आए यूके से नवंबर 25 से दिसंबर 23 तक। और कहा जा रहा है कि जो इफेक्टिव वर्जन है कोविड-19 वायरस का वो अब आ चुका है यूके में, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसका ट्रांसमिशन रेट जो कोविड-19 का था उससे ज़्यादा है। तो मान लीजिए 2020 में एक नया वायरस जनरेट हो रहा है, तो क्या कहते हैं 2021 में एक नया वायरस जनरेट हो रहा है, क्योंकि क्योंकि इसमें यूके में अगर ये ट्रेसिंग इसकी सही नहीं हुई तो इसके भी ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसका स्प्रेड और तेज़ी से हो सकता है। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसको ट्रेस किया जाए और जो लोग इफेक्टेड हैं उनको क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो इसमें वही कहा गया है कि जितनी भी फ्लाइट्स थी इंडिया यूके के बीच में सारी सस्पेंड कर दी गई 31 तक। इस न्यूज़ में ये भी दिया गया है कि गिव वैक्सीन प्रायोरिटी टू ओलंपिक टीम्स। इसमें बात की गई है कि एक पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है कि रिकमेंड किया है कि एथलीट कोचेज और जो सपोर्ट स्टाफ हैं जो 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में जाने वाले हैं उनको
कोविड-19 वैक्सीनेशन सबसे पहले कराना चाहिए और गवर्नमेंट को जितने भी रीओपन कर देने चाहिए, जितनी भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो अभी भी बंद है, क्योंकि ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ खोली नहीं गई हैं जितने भी हैं, अभी सब की सब बंद हैं। जितनी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ थी, कुछ खोली गई हैं, कुछ अभी भी बंद हैं। तो इसलिए कहा गया कि टोक्यो ओलंपिक्स को देखते हुए 2021 के, इसको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को खोल देना चाहिए, ऐसा इसमें रिकमेंडेशन है इस पार्लियामेंट्री पैनल का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ हो जाती है ब्रिटेन ईयू क्लिंच ब्रेक्सिट ट्रेड डील। जो ब्रेक्सिट ट्रेड डील थी, ब्रिटेन और ईयू ने क्लिंच की है। इसमें वही बात की गई है कि जो ब्रिटेन है उसने क्लिंच किया है ब्रेक्सिट ट्रेड डील को यूरोपियन यूनियन के साथ थर्सडे को। उन्होंने कहा जस्ट 7 days बिफोर इट एग्जिट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक्स। जो जो कहते हैं बिगेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक्स है, उनमें से एक किसी को हटा है, उसके बाद इतनी बड़ी डील हुई है। डील इज डन, अ डाउनिंग स्ट्रीट सोर्स सेड, वी हैव टेकन बैक कंट्रोल ऑफ आवर मनी बॉर्डर्स लॉस ट्रेड एंड फिशिंग वाटर्स। की जितना भी उनका उन्होंने बैक लिया है अपना भी सारे कंट्रोल, जो मनी बॉर्डर्स लॉस ट्रेड और फिशिंग वाटर्स का था, सारी डील में हो चुका है। तो अब देखना है क्या होता है इस डील में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है इकोनॉमिक रिवाइवल बीटिंग प्रेडिक्शंस। आरबीआई बुलेटिन में बताया गया है कि जितने भी इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहे हैं, वो प्रेडिक्शंस को पूरी तरह से बीट अप कर रहे हैं। जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो बिल्कुल उस तरह नहीं हो रहा है, ऐसा इसमें बात की गई है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है आरबीआई, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को विद द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा। इसका सेंट्रल ऑफिस पहले कलकत्ता में था, फिर से परमानेंटली मूव किया गया 1937 में मुंबई। इसका पहले जो सेंट्रल ऑफिस था वहाँ पे गवर्नर बैठते थे और जहाँ सारी पॉलिसीज बनाई जाती थी। ये पूरी तरह से प्राइवेटली ओन था, लेकिन नेशनलाइजेशन जो 1949 में हुआ, उसके बाद रिजर्व बैंक को पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ला दिया गया। रिजर्व बैंक जो अफेयर्स होते हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, गवर्न किए जाते हैं। जो बोर्ड होता है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपॉइंट या नॉमिनेट किए जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। 4 years के लिए अपॉइंटेड या नॉमिनेट किए जाते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है इंडिया फाइल्स अपील अगेंस्ट वोडाफोन केस वर्डिक्ट। कि इंडिया ने फाइल किया अपील अगेंस्ट वोडाफोन केस वर्डिक्ट जो है उसके ऊपर। इंडिया ने चैलेंज किया सिंगापुर कोर्ट को, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पे। जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है वहाँ पे उन्होंने सिंगापुर कोर्ट को चैलेंज किया और कहा है जो उन्होंने डिमांड की है 22,100 करोड़ की इन बैक टैक्सेस फ्रॉम वोडाफोन ग्रुप पीएलसी सोर्स साइड ऑन थर्सडे। की ये देख लेते हैं हम लोग क्या होता है ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, इसको अलग से देख लेते हैं क्या है ये। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल एक्सपर्ट्स हैं, जो जनरली कंप्राइज करते हैं 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द पार्टीज, जो अपॉइंटेड बाय द जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेटरी इंस्टीट्यूशन है या नेशनल कोर्ट ऑन बेसिस ऑफ देयर इलीगल एंड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एंड नॉलेज टू रेंडर फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड। कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से उनको अपॉइंट किया जाता है। 3 मेंबर्स की कमिटी टाइप के होते हैं जो सारे डिसीजंस लेते हैं। ये कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है कंस्ट्रक्शन मेजर प्रिंट्स आउट एट अ बिल्डिंग। की 3D प्रिंटर के द्वारा एक 700 स्क्वायर फीट स्ट्रक्चर बनाया गया है कंक्रीट मिक्सचर के तहत। तो ये पहली बार बना है। कि इसमें हमने पहले भी देखा है कि कई जगहों पे 3D प्रिंटिंग के द्वारा कई सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, कई घर भी बने हैं 3D प्रिंटर के द्वारा, लेकिन वो सब वुडन या किसी और मटेरियल के थे। ये पहली बार जो एक इसमें बात की गई है कि पहली बार 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से कंक्रीट के साथ मिक्स करके एक क्या कहते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि कंक्रीट के मिक्सचर, एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्सचर के साथ मिक्स करके किसी हाउस का बिल्डअप हुआ है। तो ये हुआ है चेन्नई से 75 किलोमीटर दूर कांचीपुरम जो एक जगह है वहाँ पे हुआ है। इसमें वही बात की गई कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक कंप्यूटर कंट्रोल टेक्नोलॉजी होती है फॉर प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर, और ये मैन्युफैक्चरिंग यूज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग वेरियस प्रोटोटाइप मॉडल्स जो है प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स शेप्स जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के होते हैं। और क्या कहते हैं ये पहली बार 3D प्रिंटिंग से किसी कॉन्क्रीट हाउस को बनाया गया है। तो काफ़ी बड़ी बात है, हम लोग इंडिया में इतना बड़ा वर्क हुआ है। तो ये L&T के द्वारा वर्क हुआ है। L&T जो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ग्लोमरेट है उसने बिल्ड किया है इस कॉन्क्रीट बिल्डिंग को यूजिंग 3D टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी बड़ी बात है कि इस तरह के नई टेक्नोलॉजी भी इंडिया में वर्क हो रही है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
अगली न्यूज आती है सर्वल चर्चेस टू स्टे शट ऑन एक्समस, कि आज क्रिसमस है, उसके तहत सब लोग मैक्सिमम लोग चर्चेस में जाते हैं, तो जिन सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए मैक्सिमम चर्चेस को बंद रखा गया है, क्योंकि क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रहे, इसीलिए मैक्सिमम चर्चेस बंद हैं। तो हर सिटीज़ में लगभग मैक्सिमम चर्चेस बंद रखे गए हैं एक्समस को देखते हुए भी, क्योंकि क्या कहते हैं स्प्रेड रोक दिया जाए, क्योंकि अभी फिर से स्प्रेड होने के चांसेस हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है लर्निंग टू लेट गो। इसमें बात की गई इंडिया मस्ट इंश्योर पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड नॉट रिलाई ऑन रेट्रोस्पेक्टिव लॉस टू लेवी टैक्स। इसमें बात की गई जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो हैग में, उसने जो अभी हमने कल भी बात की थी कैरन पीएलसी के ऊपर जो कैट उन्होंने इंडिया से टैक्स के लिए कहा है, तो उस पर पूरे में यही बात की गई है जो हम लोग ने कल बात की थी। इसमें इंपॉर्टेंट आता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये होता क्या है इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में। इसका हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में है। इसका पर्पस है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेट करता है टू सर्व जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इन द फील्ड ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और फैसिलिटेट करना आर्बिट्रेशन और जितने भी अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्टेट्स के बीच में उसको रिजॉल्व करना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें ये पीछे हैज अ 3 पार्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता है जो देखते हैं जितने भी ओवरसीज पॉलिसीज एंड बजट्स, मेंबर्स ऑफ द कोर्ट्स होते हैं, और पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट पोटेंशियल आर्बिट्रेशन और एक फंड काउंसिल होता है। तो इसमें 3 होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, मेंबर्स ऑफ द कोर्ट और एक फंड काउंसिल। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है अब प्रोवोकेशन ट्रैप। इसमें बात की गई इंडिया शुड रेन इन इट्स प्रॉक्सीज इन इराक एंड अलाउ द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू रिबूट डिप्लोमेसी। इसमें बात की गई जैसे हमने देखा है जो अभी रॉकेट अटैक्स हुए यूएस एम्बेसी में बगदाद में, जो क्या कहते हैं अमेरिकन मिलिट्री लीडर्स ने उसके बाद कहा कि ये लार्जेस्ट अटैक्स हैं उसके हाईली फोर्टिफाइड ग्रीन जोन में इस डिकेड में, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी कहा अपने सीनियर लीडर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और पॉइंट किया ईरान की तरफ, क्या उन्होंने रॉकेट्स ईरान नहीं सप्लाई किए रॉकेट्स को, और वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम अगर कोई भी अमेरिकन किल हुआ तो इसमें पूरे में वही बात की गई है कि क्या कहते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में कंडीशन अच्छे नहीं है। जब से मिस्टर ट्रंप ने यूएस को बाहर किया था ईरान न्यूक्लियर डील के बाद यूनिलेटरली 2018 में, और उसके ऊपर फिर से सैंक्शंस लगा दिए थे, रीइम्पोज कर दिए थे सैंक्शंस ईरान के ऊपर, तब से दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक तरह से रिलेशंस था वो बिगड़ गया। तो इसमें बात की गई है कि पूरे में यही बात की गई और लास्ट में ये कहा गया है कि बिडेन जो हमारे अब नए प्रेसिडेंट होंगे यूएस के, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए वो अगर अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कंट्रोल कर सके, ये इसलिए ज़रूरी है कि ईरान इस तरह के वर्क ना करे, नहीं तो वो भी उनके खिलाफ हो जाएंगे ईरान के खिलाफ। उसे क्या कहते हैं एक तरह से रिलेशन बढ़ाने की बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह के अटैक्स करके बिडेन को भी अपने खिलाफ कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट है वो भी एक्शंस ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि तो अभी कोई एक्शन ना लिया जाए, एक तरह से रिलेशन बनाने की कोशिश की जाए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है यूनियंस बाइकॉट कंसल्टेशन ऑन ड्राफ्ट रूल्स फॉर लेबर कोड्स, कि यूनियंस ने बाइकॉट कर दिया जितने भी कंसल्टेशन थे ड्राफ्ट रूल्स लेबर कोड्स के लिए, जितने भी ड्राफ्ट रूल्स थे। इसमें वही बात की गई, इसमें कहा गया मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जितने भी हैं उन्होंने बाइकॉट किया लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो कंसल्टेशन था ड्राफ्ट रूल्स फॉर द 4 लेबर कोड्स जो जनरेट किए गए हैं 2019 से 2020 के बीच में, और उसे पूरी तरह से गलत बात की गई है कि उसे पूरी तरह से गलत बताया। इसमें बात की गई है जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज हुआ है वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए जो 4 कोड्स बनाए गए हैं वो एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कि अगले फाइनेंशियल ईयर में वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ऐसा इसमें बात की गई है। तो देखना है कि लेबर यूनियंस कैसे इसके ऊपर एक्शंस लेते हैं, कि क्या कहते हैं उन्होंने तो इनको कंसल्टेशन के लिए तो रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन देखते हैं कि अब क्या होता है कि बायकॉट कैसे करते हैं लेबर कोड्स को, ये देखने की बात होगी। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल ही रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इश्यूज़ को कैसे कंट्रोल करती है ये देखने की बात होगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सेंसेक्स जंप्स 1.14% एज ब्रेक्सिट डील होप सर्च ग्लोबल मार्केट। जैसे ब्रेक्सिट डील हुई है वैसे ही सेंसेक्स ने जंप भी किया है 1.14% का। रिलायंस इंडस्ट्री, एच डी एफ सी जो जितने भी हैं उन्होंने ट्विंट्स किया है, शाइन किया है, और फॉरेन फंड्स
फ्लोज एड इम्पेटस कि जैसे फॉरेन फंड बढ़ता है उसका और ज़्यादा इम्पेटस बढ़ता है। इसमें पूरे में यही बात की है सेंसेक्स के बारे में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है EY सेट टू हायर 9,000 प्रोफेशनल इन 2021 कि जो EY एक प्रोफेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो 9,000 प्रोफेशनल्स को क्या कहते हैं हायर कर सकता है 2021 में। ऐसा इसमें बात की गई कि जैसे हमने देखा वो एक अमेजन टेक्नोलॉजीज़ के लिए ऑफ़र कर सकते हैं इन रोल्स को और काफ़ी अच्छा भी हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी होगी। 9,000 प्रोफेशनल्स अपॉइंट होंगे तो हर किसी के पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी वो इसमें कोशिश कर सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एरोबिंडो टू मेक कोवैक्स वैक्सीन कि एरोबिंडा फार्मा जो है वो अब क्या कहते हैं जो यूएस फार्म की कोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन है वो इंडिया के लिए और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड एजेंसी के लिए डेवलप कर सकता है। इसमें बात की गई है कि ये फर्स्ट मल्टीटोप सिंथेटिक पेप्टिडाइड बेस्ड वैक्सीन होगी जो कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल। इट नीड्स नो स्पेशल कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, इसमें कोई स्पेशल कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। और ये काफ़ी अच्छी बात होगी कि अगर कि इस तरह की कोई कंडीशन ना हो टेम्परेचर से रिलेटेड तो काफ़ी वैक्सीन इफेक्टिव भी हो सकती है कि उसे रखने की दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है ई कॉम साइट नॉट टू सेल मोबाइल सिग्नल बूस्टर। ये जितने भी ई कॉमर्स साइट्स थी जो सिग्नल बूस्टर्स मोबाइल सिग्नल बूस्टर्स देती थी उन पर डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने वो क्या कहते हैं बैन कर दिया है कि अब वो नहीं बेच पाएंगी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इससे रिलेटेड, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें होती थी क्या कहते हैं पुअर सर्विस क्वालिटी हो जाती थी। यही मेजर रीज़न है पुअर सर्विस क्वालिटी का। तो इसमें बात की गई कि साउथ मुंबई में भी 68 इलीगल बूस्टर्स को पकड़ा गया है और उसे पूरी तरह से कैंसिल किया गया है। तो उसमें वही बात की गई जितने भी सिग्नल बूस्टर्स हैं उनको बंद किया जाए, तो उनको क्या कहते हैं सेल करने के लिए भी रोक दिया गया है ई कॉमर्स साइट से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है नो रीलुक एट टाइम फ्रेम फॉर IBC। एनसी लैट का कहना है कि वो कोई भी टाइम फ्रेम जो रीलुक नहीं किया जाएगा IBC के द्वारा। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है एनसी लैट, इसको अलग से देख लेते हैं क्या होता है। एनसी लैट नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या कहते हैं ये एक बोर्ड है जो क्या कहते हैं क्लैरिफाई करता है IL&FS ग्रुप कंपनीज इनटू 3 कैटेगरीज, रेड कंपनीज, एम्बर कंपनीज और ग्रीन कंपनीज। रेड कंपनीज वो होती है जहाँ दोज विद नो कैश एंड नॉट इन पोजीशन टू पे एनी क्रेडिटर कि जो किसी को पे नहीं कर सकती और कैश नहीं जिनके पास, जो जिनके पास सिक्योर क्रेडिटर्स को पे करने के लिए है टैक्स पैसा लेकिन अनसिक्योर्ड के लिए नहीं है। ग्रीन कंपनीज वो होती हैं जो इनफ पैसा दे सकती हैं किसी भी सर्विसेज के लिए जितने भी सिक्योर्ड एज वेल एंड अनसिक्योर्ड के लिए। सो फार इसमें बात की गई है कि एनसी लैट ये बनाया गया था सेक्शन 410 के द्वारा द कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर हियरिंग अपील जितने भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जो जितने भी हियरिंग्स होते हैं उनको फिर से देखने के लिए एनसीलैट एक जो ऑर्डर पास करते हैं एनसीएलटी अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के द्वारा ये से जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में देखता है, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड जितने भी सेक्शन 202 एंड सेक्शन 211 ऑफ IBC के तहत जितने भी केस आते हैं उनको भी ये डील करता है। तो हियर करता है और डिस्पोज करता है जितने भी अपील्स होते हैं अगेंस्ट एनी डायरेक्शन इशू किए गए हो या डिसीजन मेड किया गया हो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये था एनसी लैट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।